तो आज हम भारतीय रेलवे के एक ऐसे पहलू की चर्चा करने वाले हैं जो अक्सर उन लंबी पटरियों और भारी भरकम ट्रेनों के पीछे छिप जाता है। हम बात कर रहे हैं उनके विशाल कल्याणकारी ढांचे की। ये कोई मामूली रूल बुक नहीं है, बल्कि जन्म से लेकर रिटायरमेंट तक अपने कर्मचारियों की देखभाल करने वाले एक पूरे इकोसिस्टम का खाका है। आइए गहराई से समझते हैं कि आखिर ये महाकाय संगठन काम कैसे करता है। और शुरुआत करते हैं इस अविश्वसनीय नंबर से, 18 लाख, जी हां, 1.8 मिलियन कर्मचारी। जरा सोचिए, इतने बड़े वर्कफोर्स को मैनेज करना कोई छोटी बात तो है नहीं। इतने बड़े स्तर पर सिर्फ सैलरी देकर काम नहीं चलाया जा सकता। इसके लिए एक बेहद मजबूत और अभूतपूर्व वेलफेयर सिस्टम चाहिए होता है, जो इस पूरे स्टाफ को सुरक्षित रख सके और मोटिवेट कर सके। इस चर्चा में हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। पहले हम वेलफेयर के वैचारिक विकास को समझेंगे, फिर इसके पीछे के प्रशासन को देखेंगे। उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और रेलवे की अपनी सूक्ष्म अर्थव्यवस्था को देखते हुए अंत में हम उस वित्तीय इंजन यानी कर्मचारी लाभ कोष पर बात करेंगे जो इस सबको चलाता है। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, कर्मचारी कल्याण का विकास। आइए देखते हैं कि समय के साथ कर्मचारी संबंधों की सोच में कितना बड़ा और वैचारिक बदलाव आया है। देखिए, जो सोर्स डॉक्यूमेंट है ना, वो बहुत ही स्पष्ट रूप से एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव की बात करता है। इसमें बताया गया है कि कैसे वो पुरानी, कठोर, मालिक और गुलाम वाली सोच अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब एक नई चेतना है, जहां श्रमिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और एम्प्लॉयर भी अपने कर्तव्यों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। असल में ये एक ऐसा म्यूचुअल रिश्ता बन गया है जहां दोनों की भलाई एक दूसरे से जुड़ी हुई है। प्रशासन ने कल्याण या वेलफेयर की एक बहुत ही सटीक परिभाषा तय की है, और ये कोई साधारण कानूनी खानापूर्ति नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है जानबूझकर कानूनी न्यूनतम से कहीं ज्यादा करना, ताकि कार्यकर्ता के पूरे जीवन स्तर में सुधार हो। इसके पीछे की सोच ये है कि अगर आप कर्मचारी की बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक भलाई पर काम करेंगे, तो लंबे समय में आपका संगठन भी उतना ही मजबूत होगा। अब आते हैं दूसरे भाग पर, कल्याण संगठन तंत्र। इस पूरी व्यवस्था को जमीन पर उतारने के लिए ना एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव इंजन काम करता है। इसमें ऐसे समर्पित लोग हैं जिनका दिन रात का काम ही इस कल्याणकारी मशीनरी को चलाना है। मैनुअल में कल्याण निरीक्षकों या वेलफेयर इंस्पेक्टर्स के काम की एक लंबी चौड़ी 12 पॉइंट्स वाली लिस्ट दी गई है। लेकिन उस जटिल लिस्ट में उलझने के बजाय हम उनके मुख्य कामों को इन 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, कर्मचारियों की शिकायतों का सीधा समाधान। दूसरा, कारखानों और स्टेशनों पर सुविधाओं का निरीक्षण। तीसरा, सहकारी समितियों और मनोरंजन का आयोजन। और चौथा, जरूरत पड़ने पर वित्तीय और मेडिकल सहायता सुनिश्चित करना। ये उनके रोजमर्रा के काम हैं। अब यहाँ एक बात जो सच में हैरान करती है, वो ये है कि इन इंस्पेक्टर्स का एक बहुत ही खास और अनिवार्य काम है कर्मचारियों को कर्ज के जाल से दूर रखना। जी हाँ, वो बाकायदा कर्मचारियों की वित्तीय जरूरतों का अध्ययन करते हैं और उन्हें ऑफिशियल लोन फंड से जोड़ते हैं। किसी नियोक्ता द्वारा अपने स्टाफ की पर्सनल फाइनेंस को सुधारने के लिए इस तरह का सीधा हस्तक्षेप वाकई बहुत ही दुर्लभ और प्रभावशाली है। चलिए भाग 3 की ओर बढ़ते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन। अब हम देखेंगे कि ये सारी नीतियां आखिर उन ठोस रोजमर्रा के फायदों में कैसे बदलती हैं, जो रेलवे की पटरियों से कहीं आगे जाकर कर्मचारियों और उनके परिवारों के जीवन को प्रत्यक्ष रूप से छूते हैं। रेलवे का अपना खुद का एजुकेशन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सचमुच कमाल का है। रेलवे कॉलोनियों के अंदर चलने वाले प्राइमरी स्कूल हों, मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए टेक्निकल स्कॉलरशिप्स हों, या फिर पूरी तरह से सुसज्जित अस्पताल, ये बिल्कुल किसी शहर के भीतर एक और शहर होने जैसा है। यहाँ तक कि बेसिक अर्नर्स के बच्चों के लिए यूनिफॉर्म और सब्सिडाइज्ड हॉस्टल जैसी सुविधाएं भी इसी का अहम हिस्सा है। दस्तावेज में एक बेहद शानदार और प्रैक्टिकल लॉजिस्टिक समाधान भी बताया गया है। जो कर्मचारी एकदम दूरदराज और छोटे स्टेशंस पर तैनात हैं, उन तक किताबें और मैगजीन्स पहुंचाने के लिए पुरानी ट्रेन की बोगियों को मोबाइल लाइब्रेरी यानी चलते फिरते पुस्तकालयों में बदल दिया जाता है ना? कमाल का आइडिया। ज्ञान और मनोरंजन को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने का ये बिल्कुल रेलवे विशिष्ट तरीका है। और हाँ, मनोरंजन को भी उतनी ही गंभीरता से लिया जाता है। पहलगाम और श्रीनगर जैसी खूबसूरत जगहों पर कर्मचारियों के लिए बहुत ही कम किराए पर हॉलिडे होम्स हैं। इसके अलावा महिला समितियां बनाई गई हैं जो परिवार की महिलाओं को रेलवे के लिए बड़े पैमाने पर फैब्रिकेशन का काम करके अतिरिक्त आय कमाने का मौका देती हैं। साथ ही बच्चों के लिए शैक्षणिक शिविर, सांस्कृतिक संघ और स्काउटिंग मूवमेंट्स इस पूरे ढांचे में जान डाल देते हैं।
अब आते हैं भाग 4 पर, एक सूक्ष्म अर्थव्यवस्था का निर्माण। देखिए, इतने व्यापक स्तर पर लाभ देने के लिए एक बेहद सॉलिड वित्तीय संरचना चाहिए होती है, जो असल में रेलवे के अंदर ही एक पूरी माइक्रो इकोनॉमी या सूक्ष्म अर्थव्यवस्था तैयार कर देती है। इस व्यवस्था की रीढ़ हैं ये 3 अलग-अलग तरह की सहकारी समितियां। पहली हैं कंज्यूमर या उपभोक्ता समितियां, जो रोजमर्रा के सामान सही दाम पर उपलब्ध कराती हैं। दूसरी हैं क्रेडिट और बैंक समितियां, जो बचत की आदत तो डालती ही हैं, साथ ही वेतन से सीधे कटने वाले लोन भी देती हैं। और तीसरी हैं हाउसिंग समितियां, जो जमीन खरीदने और मकान बनाने के लिए कर्ज देती हैं। तो देखा जाए तो ये अपने आप में एक पूरा आत्मनिर्भर इकोनॉमिक इकोसिस्टम है। कैंटीन व्यवस्था को लेके भी संगठन का नजरिया बहुत स्पष्ट है। एक तरफ वो वैधानिक कैंटीन है जो 1948 के फैक्ट्री अधिनियम के तहत उन जगहों पर कानूनी रूप से जरूरी है जहां 250 से ज्यादा कर्मचारी हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ गैर वैधानिक कैंटीन भी हैं। ये पूरी तरह से कर्मचारियों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाए जाने वाले स्वैच्छिक उपाय हैं। और सबसे अच्छी बात, इन्हें नो लॉस नो प्रॉफिट बेसिस पर चलाया जाता है, जिसका सीधा फायदा कर्मचारियों की जेब पर दिखता है। अब बात करते हैं भाग 5 और हमारे आखिरी सेक्शन की, कर्मचारी लाभ कोष यानी स्टाफ बेनिफिट फंड। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने महाकाय और जटिल ऑपरेशन के लिए रोजाना पैसा आता कहां से है? चलिए इसे समझते हैं। ये स्टाफ बेनिफिट फंड या SBF ही इस पूरे वेलफेयर स्ट्रक्चर की आर्थिक रीढ़ है। अब इसका फंड जमा कैसे होता है वो बड़ा दिलचस्प है। इसमें अनुशासनहीनता पर लगाए गए जुर्मानों की रकम आती है, जब्त किए गए प्रोविडेंट फंड के बोनस आते हैं, और सबसे बड़ा हिस्सा आता है रेलवे के मुख्य रेवेन्यू से मिलने वाले सालाना प्रति व्यक्ति अनुदान से। जुर्मानों के पैसे को वापस कर्मचारियों की भलाई में लगाना सच में एक अनोखा तरीका है। उदाहरण के लिए 2010 या 11 में ये अनुदान 500 रुपये प्रति कर्मचारी तय किया गया था। और इस फंड को खर्च करने के भी बहुत सख्त नियम हैं। इस चार्ट को देखिए, कुल फंड का 72% हिस्सा, जिसमें 41% बीमारी की राहत के लिए और 31% शिक्षा के लिए है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 2 चीजों पर खर्च होना अनिवार्य है। यानी बजट का सबसे बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर संकट के समय की मदद और बच्चों के भविष्य को संवारने में जाएगा। बाकी का हिस्सा मनोरंजन और दूसरी विविध चीजों में इस्तेमाल होता है। इस फंड का जो आवंटन है वो इतना स्पेसिफिक है कि आप हैरान रह जाएंगे। जब मेडिकल के सामान्य नियम काम नहीं आते, तब ये फंड एक मजबूत सेफ्टी नेट बन जाता है। जैसे बिना वेतन की छुट्टी पर गए टीबी या कैंसर के मरीज हों, बधिर या नेत्रहीन बच्चों की शिक्षा हो, किसी को कृत्रिम अंगों की जरूरत हो, या फिर प्राकृतिक आपदा और आग लगने से कोई भारी नुकसान हो गया हो, ये फंड हर बड़े व्यक्तिगत संकट में कर्मचारियों के साथ पूरी मजबूती से खड़ा होता है। आप सोचने वाली बात है कि करोड़ों के इस फंड को चलाता कौन है? इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे बहुत ही बारीकी से बैलेंस किया गया है। नियम यह है कि इस फंड की समिति में विभिन्न कर्मचारी यूनियनों का बिल्कुल बराबर प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये यूनियन के लोग वरिष्ठ चिकित्सा और कार्मिक अधिकारियों के साथ एक ही टेबल पर बैठकर काम करते हैं। इससे ये तय होता है कि निर्णय लेने में पूरी पारदर्शिता रहे और पैसा वहीं खर्च हो जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बड़ा ही विचारोत्तेजक सवाल जहन में आता है। हमने देखा कि कैसे भारतीय रेलवे के भीतर एक राज्य के भीतर राज्य जैसा कल्याणकारी ढांचा काम करता है, जो जन्म से लेकर रिटायरमेंट तक हर पहलू को छूता है। क्या आज के बड़े बड़े ग्लोबल कॉरपोरेशंस और निजी कंपनियां इतने व्यापक स्तर के सर्वांगीय मॉडल से कोई सबक ले सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भविष्य के कॉरपोरेट गवर्नेंस और कर्मचारी कल्याण के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।